हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। ठीक है, ये दोस्तों मॉडल पेपर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो चलते हैं यहाँ पर हम निकालते हैं विवेचक, यानी कि आपको निकालना है दोस्तों डी। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस के 4ac फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, बी का जो है मान रखना है। तो आप इसमें से देखिए ए का मान जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, बी का मान 4 होगा और सी का मान जो है बी का बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी का जो मान है हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब माइनस के दोस्तों 4ac है। ठीक है, तो 4 इंटू ए का मान हमने अभी क्या बताया आपको, 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। और सी का मान दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी है। ठीक है, जब आप इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 में 20 से गुना 4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपको देखना है 16 माइनस 4 भी कहाँ है, तो 16 माइनस 4 भी जो है आपका पहला नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, विवेचक निकाल देना था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा है, ठीक है, तो चाप AB की लंबाई बराबर क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको से पूछ रहा है वृत्त में, है ना, वृत्त में चाप AB की लंबाई। ठीक है दोस्तों, वृत्त में चाप AB की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, थीटा बटा 180 इंटू पाई आर होता है। ठीक है, तो आप इसी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला जो है इसमें से बता देनी है। तो देखिए पाई आर थीटा बटा 180 कहाँ है, पाई आर थीटा बटा 360 है, पाई आर थीटा बटा 180, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, है ना, शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तब ए बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो चलिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बहुपद है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, है ना, और आपका द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये ना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम एबीसी के मान लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो है आगे चल के जरूरी होगा इसी में। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ए का मान जो है 1 होगा और बी का मान जो है यहाँ पे ए होगा और सी का मान दोस्तों आपका बी होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, शून्यक को जो है ले लेते हैं, जो शून्यक यहाँ पे अल्फा और एक बीटा ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा और एक बीटा ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह होना चाहिए, ना, विपरीत चिन्ह के हो, शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो। ठीक है, तो शून्यक बराबर में क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं, लिख देते हैं आपको। ठीक है, हम आपको लिख देते हैं समझने के लिए कि शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का, है ना, विपरीत चिन्ह का हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शून्य को अल्फा एक ले लेते हैं प्लस में और एक अल्फा ले लेते हैं दोस्तों माइनस में। ठीक है, विपरीत चिन्ह का बोला ना, शून्य बराबर, शून्य हमने बराबर लिया, अल्फा अल्फा दोनों लिया है। ठीक है, परंतु विपरीत चिन्ह के हो। ठीक है, तो हमने एक प्लस में लिया और एक माइनस में लिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपका एक फॉर्मूला होता है योग का अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और इंटू का होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ठीक है, तो हम दोस्तों योग से ही क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे ए का मान क्या हो जाएगा से। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमारा अल्फा और बीटा यही है। ठीक है, अल्फा जो है अल्फा ही रहेगा। ठीक है, और प्लस बीटा का मान क्या होता है दोस्तों, माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में माइनस बी बटा में ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, प्लस अल्फा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, प्लस माइनस कोष्ट हटेगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस अल्फा बराबर के माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका 0 बटा में माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 0 इक्वल टू माइनस बी बटा ए, तो बी का मान दोस्तों हमने अभी बताया था
कि आपको जो है आगे चल के जरूरी पड़ेगा। तो देखिए बी का मान क्या है दोस्तों, आपका ए है, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस ए लिखेंगे और बटा में ए का मान क्या है दोस्तों 1 है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है माइनस ए बटा 1 आता है और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, शून्य में 1 से गुना शून्य ना होगा, अब माइनस को ऊपर आप भेज देंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। माइनस और उधर चला जाएगा तो ए का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, शून्य आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है शून्य, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तब आपका क्या हो गया, ए का मान यहाँ पर शून्य हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसके शून्यक 0 और 5 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि द्विघात का जो है आपका एक सूत्र होता है, आपको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पर से लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। द्विघात का दोस्तों सूत्र होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं शून्यक की। तो आपका शून्यक जो है दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। आपका शून्यक जो है क्या क्या है, तो एक 0 एक 5 है, तो मान लेते हैं अल्फा को 0 मान लेते हैं और बीटा को जो है हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका शून्यक दिया हुआ है। तो ये शून्य को क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान दोस्तों 0 है और प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 5, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही ना रहेगा और यहाँ 5 में 1 से गुना 5x हो जाएगा और माइनस 0 में 5 से गुना 0, है ना। तो आप इसके बाद वाला संख्या को नहीं लेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो है कौन सा ऑप्शन में है देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है। बाकी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है धातु का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक धातु के जो पाइप है, तो पाइप कैसा होगा दोस्तों, इस तरीका से होगा, है ना, ऐसे करके होगा, इस तरीका से बेलनाकार के रूप में होता है ना। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, एक धातु जो होगा पाइप का इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसके में दोस्तों एक है आंतरिक त्रिज्या, एक बाह्य त्रिज्या की बात हो रही है, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या दोस्तों जो है ना हम इसको मान लेते हैं बड़ा वाला को, ठीक है। बाह्य त्रिज्या बड़ा वाला को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और इसके आंतरिक त्रिज्या दोस्तों अंदर वाला को, उसको छोटा वाला को 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए आपको बनाने के हिसाब से तो आपको लिख लेना होगा बाह्य त्रिज्या, ठीक है। बाह्य त्रिज्या दोस्तों 4 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा आपका आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या यहाँ हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे और बाह्य त्रिज्या को दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, R1 के नाम से सूचित कर देते हैं, ठीक है। इसको R1 और इसको R2, ठीक है। तो आपको बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आगे चलेंगे, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब पाइप है दोस्तों, इसका लंबाई जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर है। तो धातु का दोस्तों आयतन पूछ रहा है, ठीक है। यानी धातु किस आकार के है, बेलन के आकार के है, तो आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना होगा धातु का आयतन, ठीक है। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि धातु का आयतन जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे धातु किस आकार के है, बेलनाकार का है, ठीक है। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पाई आर स्क्वायर एच जो है ना बाह्य त्रिज्या वाला को ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा पाई R1 के स्क्वायर इन एच हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम आंतरिक वाला को घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस में फिर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच यानी कि पाई R2 के स्क्वायर एच, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो दोस्तों कि पाई R1 जो हो गया आपका बाह्य त्रिज्या हो गया, ठीक है।
और R2 जो हो गया आपका आंतरिक त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो पाई एच दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पाई एच को बाहर कर लेते हैं और R1 के स्क्वायर और माइनस R2 के स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो अभी हम पाई एच ही रखते हैं, ठीक है। और R1 और R2 के मान जो है हमने यहाँ पर आपको बताया, बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर यानी कि R1 के स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस R2 कितना है आपका, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अभी हम पाई एच को ही रखते हैं, ठीक है। और 4 के स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम पाई के मान जो है रख देते हैं, कितना होता है दोस्तों 22/7 होता है इंटू एच, यानी कि इसका एच कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा 10 और गुना में ना है, एक गुना में है तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। अब यहाँ देख सकते हैं गुना में पीछा पीछे 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ बच गया दोस्तों 22 गुने 10, ठीक है, क्या बच गया 22 गुने 10, तो 22 नहीं हो जाएगा दोस्तों 220, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में था, तो यहाँ आयतन पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो आपका यहाँ पर धातु का जो आयतन हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो कहाँ पे 220 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से क्या करना होगा दोस्तों, बनाना होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ठीक है। तो 6 है कि दो लगातार सम संख्याओं का मशक होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि दो लगातार सम संख्याओं का मशक क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में दोस्तों दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 4, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं अभी जो समझा रहा हूं आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं आप हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक कहा क्या रहा है दोस्तों, दो लगातार सम संख्या, ठीक है। तो आपको सम संख्या पता है, जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 2 और 4 लेते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या है दोस्तों, सम संख्या है, ठीक है। और ये हमारा लगातार सम संख्या है, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 4 लिखे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 और 6 तो सम संख्या है पर लगातार नहीं है, ठीक है। अगर आप 4 और 6 लिखिएगा तो ये आपका लगातार संख्या है, ठीक है। अगर आप 6 8 लिखिएगा तो ये आपका लगातार संख्या है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप क्या लिखिएगा, 8 के बाद आप 10 12 लिखिएगा तो ये भी आपका लगातार संख्या है, ठीक है। यानी कि आप 8 10 लिखिएगा वो भी आपका लगातार संख्या है। कहने का मतलब हुआ कि आपको दो लगातार सम संख्या लेना है और उसका HCF बताना है क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको निकाल के बता देता हूं, उसके बाद में आपको शॉर्ट पे समझा दूंगा कि दो लगातार सम संख्याओं का मशक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है, 2 और 4 लिया है, ठीक है। अब इसका मशक आप निकालोगे तो 4 में क्या करोगे, 2 से भागा दोगे तो 2 दूनी 4 जो है कट गया, ठीक है। कटने के बाद दोस्तों आपको पता है कि जो काटता है वही आपका मशक कहलाता है, ठीक है। तो इसका मशक की बात करें तो कितना आया दोस्तों, 2 आया ना। तो इसका मतलब हो गया कि दो लगातार सम संख्याओं का मशक जो है 2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर आपने तो 2 4 लगातार सम संख्या ले लिया, उसका मशक निकाला तो 2 आ गया, लेकिन आप अगर 4 6 लेते हैं तो क्या आता है, तो देखिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 है, यहाँ पे 4 है, आप क्या करेंगे 4 एकम 4 लगाएंगे, शेष बचेगा 2, ठीक है। अब ये 2 बच गया तो यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ 4 लाएंगे ना, तो कितना मतलब लगेगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 मरतबे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका मशक कितना आया, 2 आया ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में जरूर आया होगा, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा गया, ठीक है। अब बाकी दोस्तों अगला नेक्स्ट संख्या की बात करें, कोई बड़ा सा अंक लेकर देखते हैं, ठीक है। जैसे 50 और 52 लेके देखते हैं, ठीक है, 50 और 52। अब इसका मशक निकालेंगे क्योंकि ये भी तो दो लगातार सम संख्या है ना। तो मैं आपको बस समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। तो किसी भी दो लगातार सम संख्या का मशक निकालेंगे तो वो दोस्तों 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 52 और 50 का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 50 से कम 50 लगेगा, बचेगा कितना दोस्तों, 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, आप 50 को उतारोगे, ठीक है। तो लगाओगे तो लगेगा 2 दूनी 4, ठीक है। क्या लगेगा, 2 दूनी 4 लगेगा, 5 में 4 गया, 1 ऊपर से उतरेगा 0। अब यहाँ लगाओगे तो कटेगा 2 5 10, ठीक है। तो देखो काट दिए ना, कौन काटा, 2 ही ने काटा, यानी कि इसका भी मशक कितना है दोस्तों, 2 आया, ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप किसी भी दो लगातार सम संख्या का मशक निकालेंगे तो उसका क्या आएगा दोस्तों,
दो ही आएगा। क्या आएगा? मसा दो ही आएगा। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है? दो होता है। ठीक है, इस तरीका से आपको समझना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरीका से किसी भी दो लगातार सम संख्याओं का मसा निकाल सकते हैं। नंबर 7 कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आपको ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा। तो आप जो है परिमेय और अपरिमेय के बारे में अगर क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में तो आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है, आप उसको बना दीजिएगा। कैसे? तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पर समझिए सबसे पहले। ठीक है, परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का आपसे तो पूछा गया योग, है ना, यानी कि योग जो है क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अगर दो जो है परिमेय संख्या है और अगर हम इसके साथ कोई अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो है योगफल क्या होता है दोस्तों? योगफल ये भी जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय होता है। समझ में आया? यानी कि दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर योगफल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं आपको समझने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2 ही को लेके चल रहे हैं, 2 माइनस रूट 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या दोस्तों? अंतर। ठीक है, आपका अंतर भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही होगा। क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि 2 जो है परिमेय संख्या है और भागा रूट 3 ही लेते हैं, यानी कि दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या दोस्तों? भागफल भी, ठीक है, भागफल भी जो है आपका अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, और दोस्तों एक और बात करें, 2√3 है ना, तो 2√3 जो है साथ में है, यानी कि गुना में है, यानी कि गुणनखंड। क्या दोस्तों? गुणनखंड या गुणनफल बोलिए, है ना, गुणनखंड। क्या दोस्तों? गुणनफल। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुणनफल जो है वो भी आपका अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर भी आपका अपरिमेय ही होगा, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल भी आपका अपरिमेय होगा, और परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पर चारों पॉइंट जो है बता दिया है, ताकि आप जो है एग्जाम में किसी प्रकार के डाउट को ना रखें। ठीक है, अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि परिमेय अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल सभी के सभी अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।